Good morning, class. Good morning. Happy Deepavali to all. So after Diwali, we will take again class with the प्रेफरेंस शेयर. हम प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे थे, तो मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दोबारा देना चाहूँगा. प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो इक्विटी शेयर के पहले अपना अधिकार रखते हैं अपना किए गए इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड के रूप में लेने के लिए. डिविडेंड कह सकते हैं, उसको ब्याज कह सकते हैं, लेकिन उसको वर्ड डिविडेंड बोला जाता है. अपना रिटर्न लेने के लिए, जैसे मान लो कि मैंने 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, तो प्रीफ्रेंस नाम से पता लगता है कि मुझे प्रीफ्रेंस होगी काहे की मेरे 2 लाख रुपये वापस लेने की, और 2 लाख रुपये के बदले में जो भी मुझे रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ब्याज डिविडेंड लाभांश मिलना चाहिए, वो लेने की प्रायोरिटी होती है. तो उसके कुछ मेरिट अपन ने बैक क्लास में देख चुके थे. तो कंटिन्यू विद द लास्ट क्लास. मेरिट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, इसमें क्या लिखा है? इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव द वोटिंग राइट. बहुत अच्छी बात बोली है, इसको समझने की कोशिश करना कि प्रेफरेंस शेयरों को वोटिंग राइट नहीं होता है. दे आर नॉट हैव द पावर टू गिव वोट टू टेक एनी डिसीजन. और दूसरी बात, इक्विटी शेयरों पे कोई अफेक्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डरों के पास होता है. याद रखना बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, और उन्हीं के पास ये क्या होता है, संपूर्ण तरीके से इंटायर लेवल पे उनके पास कंट्रोल होता है. तो इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव द वोटिंग राइट. और उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है. उनके पास सिर्फ वो इक्विटी शेयर के शेयर कैपिटल के रूप में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बदले में उनको डिविडेंड मिलता है, वो अपना ले लेते हैं. उनको प्रायोरिटी होती है डिविडेंड लेने की, लेकिन उनके पास वोटिंग पावर नहीं होता है. तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं. पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड to be preference share may enable a company to declare higher rate of the dividend for the equity shareholder in the good year. इसमें ये बोला है कि प्रेफरेंस शेयरों को एक फिक्स रेट से डिविडेंड दे दिया जाता है, उसका बचा हुआ सारा इक्विटी शेयर होल्डरों को मिल जाता है. तो उनको भी ये एक तरह से बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर होता है, उनको एक कोई टेंशन नहीं होती है कि रेट कम मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल जाता है. जैसे 10% पहले से फिक्स हो गया, तो आपने लाख रुपए लगाए, तो 10 रुपीज़ 1 लाख का 10% कितना हो गया बेटा? 10,000. तो आपको सालाना 10,000 रुपीज़ डिविडेंड मिलता रहेगा. तो पॉइंट नंबर 5, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव ए प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन द एवर. इसमें ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या फ़ायदा है कि ये मैंने वैसे बता दिया आपको कि रीपेमेंट आप अपनी पूंजी, जैसे सपोज कीजिए यू हैव परचेज ₹5 लाख ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आप 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, तो 5 लाख रुपए की जो आपने कैपिटल लगाई है उसको आपको वापस देने में कोई दिक्कत नहीं होती है. आपको वो वापस पहले मिलेगी. रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन द इवन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी का जब समापन होगा तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपको अपना पेमेंट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये बात है. पॉइंट नंबर 6, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डज नॉट क्रिएटेड एनी सॉर्ट ऑफ चेंज अगेंस्ट द असेट्स ऑफ ए कंपनी. प्रेफरेंस शेयर डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेज अगेंस्ट द असेट्स. ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर किसी भी प्रकार से, जैसे इक्विटी शेयर करते हैं वैसे के वैसे ही डिबेंचरों के जैसे ऐसे नहीं है कि कोई किसी चीज़ कंपनी की गिरवी रखवाते हैं ना. वो किसी भी प्रकार से कोई भी चेंजेज नहीं है. चार्जेज सॉर्ट ऑफ चार्जेज अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी की असेट्स के अगेंस्ट वो किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रखते हैं. किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रखते हैं. जैसा चल रहा होता है वे पैसा लगा देते हैं. कंपनी के मालिकों का दूसरे नंबर पे इनका नाम होता है. वो किसी भी प्रकार से वो गिरवी नहीं रखते हैं. तो अब बात करते हैं बेटा कुछ लिमिटेशंस है. तो क्या क्या लिमिटेशंस है आपके प्रेफरेंस शेयर के अंदर? देखो, एज द डिविडेंड ऑन दीज इज टू बी paid only when the company earn profit. There is no assured return for the investor. Thus, their share may not be very attractive to the investor. इसने कहा रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे प्रेफरेंस होल्डर होते हैं
जिनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, और वो कभी भी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है। इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होता है तो इनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ये अट्रैक्टिव कम होते हैं, लोग कम खरीदना चाहते हैं, क्योंकि एक तो न तो इन पे देखो यहाँ पे लिखा था कि न तो वो कंपनी के एसेट्स पे चाल लगते हैं, नहीं तो इनको कुछ बेचारों के गिरवी रखा, इन्होंने पैसा भी दे दिया, ऊपर आपने पढ़ा था वोटिंग राइट भी नहीं होता इनके पास, डिविडेंड भी फिक्स मिलता है। तो कोई लोग क्यों पैसा लगाएगा? जब आपको फिक्स रेट लेना है तो आप डिबेंचर खरीदोगे ना, जिस पे ब्याज मिलता है, और वो भी हमेशा मिलता है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि प्रॉफिट नहीं होने पे इनको पैसा नहीं मिलता, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर मार्केट में सबसे कम बिकते हैं, कंपनियों के द्वारा इश्यू नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम अट्रैक्टिव होते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस और है, उनको देखते चलते हैं अपन। दूसरी लिमिटेशंस क्या है? प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्टेड इन द हाई रिटर्न। इसने क्या बोला है कि वो लोग प्रेफरेंस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हु आर विलिंग टू टेक रिस्क, जो रिस्क लेने के लिए इच्छुक है और इंटरेस्टेड इन द हाई रिटर्न, लेकिन उनको रिटर्न बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो वो इक्विटी शेयर खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? रिस्क ज़्यादा लेने वाला बंदा है, वो सोचेगा प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कम से कम प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा रेट तो मिलेगी ना। तो वो क्या करेंगे, और वोटिंग राइट भी मिलेगा, मालिक भी बनेंगे। तो वो लोग जो हाई रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं और अगर रिटर्न नहीं मिल रहा है तो घाटा सहन करने की भी हिम्मत है, इसका मतलब रिस्क लेने की भी क्षमता रखते हैं। द पर्सन हैव द कैपेसिटी टू टेक द रिस्क एंड वांट टू अर्न मोर रिटर्न अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आराम से रिटर्न जमा करा सकते हो अपना। इक्विटी शेयर ही खरीदोगे आप, प्रेफरेंस शेयर नहीं खरीदोगे। पॉइंट नंबर 3, प्रेफरेंस कैपिटल डिल्यूटेड द क्लीन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर असेट्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर डिल्यूटेड द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर असेट्स ऑफ द कंपनी। ये कह रहा है कि इसके अंदर इक्विटी शेयर होल्डर के पहले उनकी होती है, कंपनी की एसेट्स होती है, द क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ओवर असेट्स ऑफ द कंपनी। इसने ये कहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलता है, लेकिन उससे पहले वो असेट्स के ऊपर क्या रखते हैं, थोड़ा सा उनका अधिकार होता है इनका, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनका थोड़ा सा अधिकार होता है। तो कंपनी भी इनको क्या करती है, कम ही इशू करने की सोचती है। फिर है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयरों के अंदर क्या होता है कि भाई प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, लेकिन क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो प्रेफरेंस शेयर में ज़्यादा होती है। तो जो कंपनी प्रॉफिट में होती है तो वो क्या करती है, प्रेफरेंस शेयर इसलिए इशू नहीं करती कि डिबेंचर खरीदेंगे तो हमें एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिसकी रेट कम होती है, और लेकिन प्रेफरेंस शेयर में रेटें क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने में अपने ये घाटा हो जाता है। तो ये लिमिटेशन है कंपनी के बिहाफ पे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी में क्या बोल रही है कि अगर मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो मैं ज़्यादा रेट क्यों दूँ, मैं क्या करूँगा, डिबेंचर इशू करूँगा और उस पर ब्याज चुका दूंगा, काम खत्म। तो कंपनी के मालिक के रूप में इनको प्रेफरेंस शेयरों को क्यों बैठाऊँ, ये एक इसके अंदर कमी होती है। इसके अलावा द डिविडेंड पेड इज़ नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट एज एक्सपेंसेज। हाँ, बड़ी बात, देखो डिबेंचर पे जो अपन इंटरेस्ट दे रहे हैं ना वो खर्चे के लिए अप्लीकेबल है। क्या है, खर्चे में अप्लीकेबल है, ताकि टैक्स में खर्चे के रूप में अप्लीकेबल है तो टैक्स का फ़ायदा हो जाता है। और ये क्या करते हैं, इनका जो डिबेंचर और जो डिविडेंड देंगे वो क्या अपने डिडक्टेबल नहीं है। तो दस देयर इज़ नॉट टैक्स सेविंग, यहाँ पे टैक्स सेविंग एज इन द केस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लोन। भाई लोन और डिबेंचर दोनों एक ही चीज़ है। तो डिबेंचर और लोन लोगे तो क्या करेगी कंपनी के, क्या फ़ायदा होगा, वो इंटरेस्ट को खर्चे के रूप में दिखाएगी, खर्चे के रूप में दिखाएगी तो प्रॉफिट कम दिखाएगी, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स बचाएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड देते हैं ना वो इंटरेस्ट उठाने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है, इसका मतलब टैक्स देने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है ना उस पे होता है। तो कंपनी का नुकसान हुआ कि भाई देना भी पड़ रहा है और खर्चे के रूप में दिखा भी नहीं पा रहे, उसे खर्चा नहीं माना जाता, वो कंपनी का प्रॉफिट माना जाता है। तो इसका मतलब कंपनी को टैक्स सेविंग करनी अगर होती है तो अगर किसी भी कंपनी को टैक्स सेविंग करनी होती है तो वो क्या करता है, उसको नहीं दिखाएगा।
डिबेंचर के इंटरेस्ट को दिखा देगा, लेकिन प्रेफरेंस के डिविडेंड को नहीं घटा पाएगा, तो वो क्या करता है, इश्यू नहीं करेगा। तो इसलिए इस सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द प्रॉफिट। जो डिविडेंड हमें पेड किया जाता है प्रेफरेंस शेयर को, चाहे इक्विटी शेयर को, डिडक्टेबल नहीं है, प्रॉफिट में से घटाया नहीं जाता है एज ए खर्चे के रूप में। दस यहाँ पे इट इज़ नॉट टैक्स सेविंग, तो इससे टैक्स सेविंग नहीं होती है। थैंक यू सो मच। करते हैं अपन कंटिन्यू। थैंक यू।